फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, वैशाली अपने भाई से कहती है, आज के बाद आप सब इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे और ना ही किसी को सज़ा दी जाएगी, क्योंकि जितना आप उन्हें सज़ा देने या दिलाने का प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा समय लगेगा मुझे ये सब भुलाने में। इसलिए आप अगर चाहते हो कि मैं पहले की तरह खुश रहूं, सब भूल जाऊं, तो मुझसे पहले आपको ये सब भुलाना होगा। वैशाली ने जैसे ये कहा, सब एक दूसरे को देखने लगे। सुनील और रवि तो यकीन भी नहीं कर पा रहे थे वैशाली उनसे ऐसा कुछ कहने को कह रही है। वो तो किसी भी हाल में उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे और अब वैशाली के लिए उन्हें ये भी करना पड़ रहा था। अब आगे ठीक है, जैसा तू कहेगी सब वैसा ही करेंगे, बस अभी तू खाना खा ले। मीरा देवी ने बात को बदलने के लिए कहा, आप मुझे बहलाने के लिए झूठ बोल रहे हो ना दादी। आप सब क्यों नहीं समझते, मैं उन लोगों से फिर से नहीं मिलना चाहती और ना ही कभी उनका नाम सुनना चाहती हूँ। वैशाली ने अपनी दादी का हाथ पकड़ कहा, झूठ कौन बोल रहा है, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है। मैंने कहा ना, बस तू खाना खा ले और तुम सब भी खाना खाओ। अब से कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा। मीरा देवी ने सबको इशारे से बाहर जाने को कहा और फिर वो पूजा को वैशाली के पास छोड़ खुद भी बाहर आ गई। क्या वैशाली, तू बिना एकदम टीवी सीरियल वाली बहू बन गई है? पूजा ने वैशाली का ध्यान बटाने के लिए मजाक किया। दीदू, क्यों लोग अपनी बहू को इंसान नहीं समझ सकते? उसकी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है, तुम क्यों वैसी नहीं हो? उसकी बहू इतना ज़्यादा काम कर लेती है, तुम क्यों नहीं करती? तो कभी तुम इतना क्यों भूल जाती हो? चीज़ें याद रखा करो। ये सब सही हो तो तुम सांवली क्यों हो, मोटी या पतली क्यों हो? जिस तरह हम गाड़ी लेने जाते उसमें उसका मॉडल माइलेज सब देख कर लाते हैं, वैसे ही लोग बहू लाने से पहले ही सब देख क्यों नहीं लेते, परंतु उसमें भी वो कमी निकाल ही लेंगे। अभी तक माँ क्यों नहीं बनी? या मुझे तो पोता चाहिए था, तुमने बेटी को कैसे जन्म दे दिया? जैसे सवालों से प्रतिदिन दिल जख्मी करते रहेंगे। आपने मुझे टीवी सीरियल वाली बहू कहा ना, परंतु असल में तो लोगों को वैसी बहू चाहिए होती है जो सबके उठने से पहले उठे और सबके सोने के बाद सोए, जो बिना भूले सबकी पसंद नापसंद याद रखे, पूरा दिन बिना थके बिना किसी शिकायत के काम करे और जिसकी अपनी कोई सोच या सपने ना हो, बस घर वाले जो कह दे वही सिर झुकाकर मान ले। मगर मैं शायद वैसी नहीं बन पाई दीदू, मैं हार गई अपना रिश्ता, प्यार सब हार गई। वैशाली रोने लगती है तो पूजा उसे गले लगाकर चुप कराने का प्रयास करती है। दादी, आपने हमें बाहर क्यों बुलाया और मुझे नहीं खाना कुछ भी? रवि ने गुस्से में कहा तो सुनील तुरंत उसके पास जाकर उसे समझाने लगा, देख भाई, हम पहले वाली गलती फिर से नहीं कर सकते। हम वैशाली को ये महसूस नहीं होने दे सकते कि उसके कारण हमारे घर में मतभेद पैदा हो रहा है। अभी के लिए तुम शांत रहो ताकि वैशाली को लगे कि हम सब उसकी बात मान रहे हैं, नहीं तो वो फिर से हम सब से अपने मन की बात छुपाने लगेगी। इसलिए अभी वैशाली की खुशी में ही हम सब की खुशी शामिल है। अगर तुम सबको इतनी ही परेशानी हो रही है सब भुलाने में, तो ये समझ लो कि हमारी बेटी का पति मर गया है, इसलिए हम उसे अब उसके मायके ले आए हैं। मीरा देवी ने सबको आखिरी बार समझाते हुए कहा, ऐसा ना कहिए माँ जी। वैशाली की माँ ने तड़फ कर कहा, कोई भी माँ ये कैसे सहन कर सकती है कि उसकी बेटी को सुहागन होते हुए भी विधवा कहा जाए, क्योंकि बहू जो साथ देने का वचन देकर भी मुसीबत में अकेला छोड़ दे तो उसका होना या ना होना एक ही समान होता है। और मैं ये सब बात यहीं छोड़ने की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अतीत में मिले जो जख्म जिंदगी भर का दर्द दे उसे भुला देना ही बेहतर होता है, वरना वो अतीत हमें ऐसा घाव देता है जिससे फिर हम चाहकर भी उभर नहीं पाते। ये हमारे जीवन में वो खालीपन दे जाता है जिसे अगर समय पर नहीं भरा जाए तो पूरा जीवन दुख दर्द की आग में झुलस कर रह जाता है। इसलिए हमें वैशाली के जीवन में आए इस खालीपन को अपने प्यार से भरना होगा। मीरा देवी की बातों से सब सहमत हो गए थे। वैशाली सुबह उठी तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर गई। कल के बाद उसने एक बार भी अपना फ़ोन नहीं देखा था।
उसको खुद का होश नहीं था, परंतु जैसे ही उसने फ़ोन देखा, उस पर गौरव का मैसेज दिख रहा था। वैशाली की तो जैसे धड़कनें थम सी गई। गौरव ने क्या मैसेज किया होगा, वो स्वयं से बात करने लगी थी। कहीं माफ़ी मांगने के लिए नहीं, अब क्यों माफ़ी मांगने लगे वो? तो फिर घर वापसी के लिए। वैशाली को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो मैसेज देख लेती है। वैशाली, मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारा परिवार मुझसे नाराज़ होगा। नाराज़गी तो बहुत कम है। तुम सब अगर मुझसे और मेरे परिवार से नफरत करो तो वो भी कम ही होगा, मगर मैं मजबूर था। मैं अपने माता पिता को छोड़ नहीं सकता और वो तुम्हें कभी जीने नहीं देंगे, इसलिए मुझे यही सही लगा, क्योंकि अब ना तुम दुखी रहोगी और ना ही माँ। बस इतना कहूँगा, हो सके तो आखिरी बार मुझे माफ़ कर देना। वैशाली ने इस मैसेज को कई बार पढ़ा। उसे जवाब देना चाहिए या नहीं, और अगर जवाब दे तो क्या दे? अब उसका और गौरव का पहले वाला रिश्ता तो रहा नहीं, और इस रिश्ते के टूटने के दर्द से अभी तक वो बाहर कहाँ आ पाई थी। अब फ़ोन से पेट भर लेगी, चल नाश्ता करते हैं। पूजा वैशाली को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। दीदू ये वो। वैशाली को समझ नहीं आ रहा था वो पूजा को बताए या नहीं। क्या ये वो कर रही है? चल जल्दी। पूजा ने वैशाली का हाथ पकड़ने का प्रयास किया तो वैशाली ने फ़ोन पूजा के सामने कर दिया। पूजा ने एक बार में ही पूरा मैसेज पढ़ लिया। ठीक है, तू मैसेज कर दे, फिर चलते हैं। पूजा ने फ़ोन वैशाली को वापस दे दिया। मगर दीदू, मैं क्या कहूँ? वैशाली ने फ़ोन को देखते हुए कहा। पूजा वैशाली के पास बैठ गई और उसे समझाने लगी, जो भी तेरे मन में है वो सब कह दे, ताकि आगे चलकर तेरे अंदर की ये बातें तुझे परेशान ना करें। वो सब जो तू आज तक नहीं कह पाई, समझी? वैशाली ने मैसेज टाइप किया। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, हाथों में पसीना आ रहा था। वही मन सही गलत की दुविधा में फंसा हुआ था। उसने कुछ लिखा, फिर मिटा दिया। 2-3 बार ऐसे ही करने के बाद उसने आखिर अपना मैसेज लिख ही दिया। अब आपकी माफ़ी या कोई भी हमदर्दी के शब्द मेरे जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते, क्योंकि जब मुझे आपके प्यार और सहारे की आवश्यकता थी तब आप वहाँ नहीं थे। आपको लगता है कि मैं अपनी खुशी के लिए आपको अपने परिवार से अलग करने का सोच भी सकती हूँ। आप अगर मौन रहकर भी प्यार से मेरा साथ देते, सारा दिन आपकी माँ के ताने सुनने के बाद हर रात आप रोने के लिए अपना कंधा देते और मेरे आंसू पोंछ प्यार के 2 मीठे बोल कह देते, तो मैं सारी ज़िंदगी हंसते हंसते आपके साथ गुजार देती। मगर अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आपने और आपके परिवार के दिए धोखे को तो मैं कभी नहीं भुला सकती, मगर आपकी बार बार दी गई चोटों ने अब मुझे कमज़ोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बना दिया है। इसलिए अच्छा होगा आज के बाद मेरी चिंता ना करें और ना ही किसी भी तरह का संपर्क करने का प्रयास करें। कुछ पल वैशाली उस मैसेज को देखती रही, अपने ही मन में नापतोल करती रही। फिर उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर मैसेज भेज दिया, माँ भाभी कब आएगी? इतने दिन ऊपर होने को आए। इस बीच ना उन्होंने कभी इनसे बात करने का प्रयास किया और वैशाली के परिवार ने वैशाली और गौरव के बीच भी कोई बात नहीं हुई। अब वैशाली बहुत हद तक स्वयं को संभाल चुकी थी। अब वो फिर से पूजा भी करने लगी थी। ईश्वर से उसकी नाराज़गी भी खत्म हो गई थी, परंतु इस समय वो अपने दोनों भाभी के मायके से वापस न आने पर परेशान थी। क्यों मोटी, काम नहीं हो रहा क्या तुझसे? रवि ने वैशाली को छेड़ते हुए कहा। मोटे तो आप हो रहे हो, ऐसा लग रहा है थोड़ा जोर से सांस लोगे तो शर्ट के सारे बटन टूट जाएंगे। और वो वैशाली के आगे के शब्द मुंह में ही रह गए, क्योंकि उस समय वहाँ उसकी दूर की रिश्तेदार आ गई थी। गुलाबी साड़ी, बड़ी सी बिंदी, लाख की चूड़ियाँ और सफ़ेद हो चुके बालों के बीच आधे सर तक जाती सिंदूर की रेखा। आओ आओ उमा भाभी मीरा देवी की दूर की भाभी थी, जिनका घर वैशाली के ससुराल से कुछ ही दूरी पर था। अरे वैशाली बेटा, भाभी के लिए चाय हमारे कमरे में लेकर आओ, मीरा देवी ने उमा जी को कमरे की ओर ले जाते हुए कहा। मीरा देवी और उनका परिवार जब उस गांव में रहते थे तब उमा जी का परिवार उनका पड़ोसी था। कलयुग है मीरा जी, घोर कलयुग आजकल तो।
उमा जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। इसलिए तो आजकल सबको अपने कर्मों का फल यही मिल जाता है, इसी जन्म में। हाँ, नहीं तो किसको मिला कर्मों का फल। मीरा देवी जानती है कि उमा जी को यहाँ की वहाँ और वहाँ की यहाँ करने में बड़ा मज़ा आता है, इसलिए वो बात को जल्दी ख़त्म करना चाहती थी। इस बात पर उमा जी ने बड़ी रहस्य मुद्रा बनाई और मुँह को मीरा देवी के पास लाते हुए बोली। वहीं वैशाली के ससुराल वालों को और उस गौरव को, उसकी माँ लक्ष्मी को, हाँ नहीं तो सच कह रही हूँ जीजी, आप जरा साफ साफ बोलेंगी जो भी कहना चाहती हैं। मीरा देवी को उमा जी के गोल गोल घुमाकर बात करने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। यही कि बहुत घमंड था ना उस लक्ष्मी को अपने पैसों का, अपने बेटी का सुंदर होने का। तभी तो उसने कभी भी हमारी सांवली बिटिया को अपनी बहू नहीं माना। अपनी आदत के अनुसार उमा जी ने फिर बात घुमाकर कहना शुरू कर दिया। अब उन बातों का क्या मतलब, अब हमें बीते कल की बातें नहीं करनी चाहिए, मीरा देवी ने बात खत्म करने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें डर था कहीं इस बीच वैशाली ना आ जाए और ये सब बातें सुनकर एक बार फिर उसका दिल ना दुख जाए। अरे मैं कौन सा बीते 4-5 सालों की बात कर रही हूँ। उमा जी भी भला कहाँ मानने वाली थी। वो भी उन लोगों में से थी जो दूसरों के घर के तमाशे से अपना मनोरंजन करती थी। फिर चाहे उनके कारण किसी को तकलीफ भी हो तो उन्हें क्या। अरे जीजी, इन 2-3 महीनों में ही चारों कोने ढूंढ लिए अपने समाज के उस रामानंद ने, पर किसी ने भी गौरव से अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ नहीं कहा। अब तो देविका के बदले ही गौरव की शादी होने के आसार हैं। लक्ष्मी भी 2 महीने से बीमार है। देविका को ही सारा काम करना पड़ता है, जिस वास्ते तो खराब होता रहता है। मीरा देवी ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। अरे उसकी बीमारी का कारण तो गौरव के साथ हुई दुर्घटना है। वैसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, मगर एक तरफ से पूरा चेहरा छिल गया पत्थरों की रगड़ लगने से। बड़ा घमंड था ना लक्ष्मी को गौरव के वैशाली से ज़्यादा अच्छा दिखने का, वो भी टूट गया। और सुना है किसी बात को लेकर आजकल कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगा रहे हैं, किसी ने केस वेस कर दिया है गौरव पर। उमा जी ने जैसे ही बात खत्म कर दरवाजे पर देखा तो वहाँ वैशाली खड़ी थी। उसे देखकर और जबरन मुस्कुराने का नाटक करने लगी। वैशाली ने चाय नाश्ते की ट्रे रख दी, बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। मीरा देवी भी उसके पीछे जाना चाहती थी ताकि जान सके कि वैशाली ने क्या और कितना सुना, मगर उमा जी के कारण मन मारकर उन्हें वहीं बैठना पड़ा। वैशाली वहाँ से सीधा अपने मम्मी पापा के कमरे में चली गई, क्योंकि इस समय उसे अकेला रहना था। पापा के बाहर जाने और मम्मी के घर के काम में व्यस्त होने के कारण उस कमरे में इस समय कोई भी नहीं आता था। वैशाली कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। पलंग पर लेट तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगती है। क्यों क्यों महादेव, वैशाली अपने इष्ट से बातें करने लगती है, क्योंकि जब कोई पास नहीं होता तब ईश्वर ही हमारे सबसे ज़्यादा समीप होते हैं, जो हमारी हर बात सुनते हैं। भले ही वो जवाब ना दे, हमारे आंसू ना पोंछे, मगर मन को सुकून जरूर मिलता है उन्हें अपना दर्द बताकर। वैशाली भी तो वही कर रही थी, अपने अतीत को भुला। मैं जैसे ही एक कदम आगे बढ़ती हूँ, आप कोई ना कोई जरिया बना मुझे फिर से उस अतीत में पीछे खींच लेते हो। पहले भी तो मैं उसके बिना रहना सीख गई थी, फिर क्यों भेजा उसके पिता को माफ़ी मांगने, क्यों उस टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ा। जब सब छोड़कर आपके पास आना चाहा तो आपने वो भी नहीं होने दिया, और अब फिर से उसका नाम आप समझते क्यों नहीं हो। मुझे अब भी तकलीफ़ होती है उसके दर्द से, मैं उसका बुरा होते कैसे देख सकती हूँ। हमारा रिश्ता टूट गया तो क्या वो एहसास भी ख़त्म हो गए। क्यों आप बार बार मेरे साथ, मेरी भावनाओं के साथ खेलते हो, क्यों मुझे दर्द देते हो। जवाब दो ना महादेव। वैशाली के मन में एक शोर सा उठता है, महादेव, और उसके रोने का किसी को पता ना चल सके। मुंह को तकिए से छिपा खुद को नियंत्रित करने के लिए तकियों को जोर से पकड़ लेती है। आप लोग बहुत अच्छे हो, इसलिए बिटिया के साथ इतना बुरा करने पर भी छोड़ दिया, परंतु आप देखना भगवान उन्हें सज़ा ज़रूर देगा।
आप बस बिटिया का ध्यान रखें। अब फिर से इतना अच्छा लड़का तो मिलने से रहा, दूसरी बार तो समझौता ही करना पड़ता है। अच्छा जीजी, अब चलती हूँ, उमा जी ने उठने का उपक्रम करते हुए कहा। तो मीरा देवी कहते ही उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गई, क्योंकि अब वो भी उन्हें जल्द से जल्द भेजना चाहती थी। मीरा देवी सबसे पहले रसोई में गई। वहाँ वैशाली को ना पाकर वो उसे यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी वैशाली अपने मम्मी पापा के कमरे से बाहर निकलती है, तो मीरा देवी आवाज़ देकर उसे रोक लेती है। वैशाली, यहाँ आना। जी दादी, कहिए। वैशाली जानबूझकर अपनी दादी से नजरें नहीं मिलाती है, ताकि उन्हें उसके रोने का पता ना चले। वो वहाँ देखो, शायद झाले आ गए हैं। मीरा देवी ने सामने छत की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ दादी, आ तो गया है, वैशाली ने देखकर कहा। पर आप चिंता मत करो, मैं अभी साफ कर देती हूँ। वैशाली तुरंत झाड़ू लेने चली गई, मगर वो इस बात से अनजान थी कि झाले देखने के बहाने से मीरा देवी ने वैशाली की आंखें देख ली थीं, जो रोने के कारण लाल पड़ चुकी थी। बस वो वैशाली ने अभी इस बारे में बात कर उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम तीनों पहले की तरह लूडो नहीं खेलते, मीरा देवी ने रवि, सुनील और वैशाली से कहा। पूरा परिवार इसमें एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। दीदू नहीं है ना, तो इतना मज़ा नहीं आता, वैशाली ने उदास होकर बताया। हाँ, और वैशाली तो कितना चीटिंग करती है। रवि ने वैशाली को छेड़ा तो सुनील ने उसे आंखें दिखा चुप रहने को कहा। मैं चीटिंग करती हूँ भाई, और आप क्या करते हो वो भी बताओ, वैशाली ने भी रवि को छेड़ते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा वैशाली ने, एक काम करते हैं, आज फिर से साथ खेलते हैं, कौन क्या करता है सब पता चल जाएगा, सुनील ने बहस खत्म करने के अंदाज में कहा। और सब खाना खाते ही सीधा खेलने चले गए। तुम अपने सारे काम खत्म कर चारों मेरे कमरे में आना, मीरा देवी ने वैशाली के मम्मी पापा और बड़े पापा बड़ी माँ से कहा। क्या बात है माँ, आप परेशान दिख रही हैं, वैशाली के बड़े पापा और पापा ने एक साथ पूछा। यहाँ नहीं, कमरे में बात करते हैं, मीरा देवी ने उठते हुए कहा। और वो चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। थोड़ी देर बाद सब कमरे में उपस्थित होते हैं। वातावरण में गंभीरता का एहसास स्पष्ट महसूस किया जा सकता है। मैंने सोचा है अब हमें वैशाली की दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए, मीरा देवी ने कमरे में मौजूद खामोशी को तोड़ते हुए कहा। इतनी जल्दी, वैशाली की माँ ने कहा। हाँ माँ जी, हमें वैशाली को कुछ समय और देना चाहिए, अभी तो उसके जख्म भी ठीक से नहीं भरे। वैशाली की बड़ी माँ ने भी वैशाली की माँ का समर्थन किया। हाँ माँ, अभी तो बच्ची कुछ संभली है, फिर से उसे किसी और के घर कैसे भेज दें। मेरी तो आत्मा भी कांप जाती है, जब भी याद आता है कि हमारी बच्ची ने अपने हाथ की नस तक काट ली थी। वैशाली के पापा ने कहा तो लगा मानो अभी भी उनके आंसू निकल जाएंगे। तुम चिंता क्यों करते हो, अब हम हमेशा उसका साथ देंगे ना, वैशाली के बड़े पापा ने उसके पापा के कंधे पर हाथ रखकर कहा। तुम सब बोल चुके हो तो अब मेरी भी सुनो, मीरा देवी ने गंभीरता से कहा। पहले जब हमने वैशाली के शादी के बारे में सोचा, तब हमारी प्राथमिकता अच्छा खानदान घर, अकेला लड़का और सर्व सुविधा युक्त घर था। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि हमने लड़के का केवल सुंदर रूप देखा, उसके माता पिता का व्यवहार कैसा है और वो लोग दूसरे के साथ कैसे रह पाते हैं, ये हमने समझने का प्रयास तक नहीं किया। परंतु अब हमारे लिए लड़के व उसका परिवार सबसे महत्वपूर्ण होगा। धन दौलत कम भी हो तो चलेगा, मगर वो लोग सही मायनों में संस्कारी होने चाहिए। मैंने एक लड़के के बारे में पता किया है, उसका नाम हर्षित है और पिता का नाम गौरी शंकर। वो लोग यहीं पास के महीनगर के रहने वाले हैं। और वो मीरा देवी की बात पूरी होने के पहले ही वैशाली के पापा बीच में बोल पड़े। कहीं आप उस लड़के की बात तो नहीं कर रहे हो जिसकी शादी 6 महीने में ही टूट गई थी और जिसके बारे में ना जाने कितनी अफवाहें फैली हैं समाज में, वैशाली के पापा ने हैरान होते हुए कहा।
क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वैशाली के लिए उनकी मां ने ऐसा लड़का पसंद किया है। उनका परिवार आर्थिक रूप से हमारी बराबरी का भी नहीं है। वैशाली के बड़े पापा ने अपनी आशंका व्यक्त की। धन की बराबरी वाला परिवार कैसा था ये हम देख चुके हैं। अब हमें मन की बराबरी वाला परिवार ढूंढना है। और हम कौन सा बात तय कर रहे हैं। पहले तुम अपने तरीके से इस परिवार के बारे में पता लगाओ और शादी टूटने का सही कारण भी ज्ञात करो, फिर ही कोई निर्णय लेंगे। तब तक ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब तुम सब जा सकते हो, मीरा देवी ने कहा। क्या वैशाली और गौरव का रिश्ता टूट वैशाली का रिश्ता किसी और से जुड़ जाएगा? क्या कारण होगा हर्षित की शादी टूटने का? फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।